आज हमारी कैपेसिटी 8,24,000 है। सैम वो 1,70,000 से बढ़ के फेज़ 1 में 9,94,000 हो जाएगी। एसयूवीज़ में आप देख सकते हैं कि हमारा 68 से 70% कंट्रीब्यूशन आज एसयूवीज़ का है। Hyundai ना सिर्फ नए मॉडल की बात कर रहा है, हम ये भी बात कर रहे हैं कि पूरा इकोसिस्टम। नमस्कार, सीधा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे क्योंकि हमारे साथ मेहमान बड़े खास हैं। तरुण गर्ग, सीओओ Hyundai इंडिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और तरुण जी को तारुफ की ज़रूरत नहीं है और सबसे बड़ी बात उनको समय की बहुत कमी रहती है और हमारे पास सवाल हमेशा रहते हैं ज़्यादा। तरुण सर बहुत बहुत शुक्रिया TV9 के लिए समय निकालने के लिए। पिछले कुछ महीनों से जब से वो फिगर देखी है 26 की, तो आधी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो यही सोच रही है कि जो 26 नई गाड़ियाँ आने वाली हैं आने वाले कुछ सालों में, उन 26 गाड़ियों से कितना मार्केट शेयर है जो कि Hyundai इंडिया इस वक्त टारगेट कर रही है और वो किस तरीके का ऑटोमोटिव स्ट्रैटेजी कह लीजिए, क्योंकि एक या दो गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं हम, 26 गाड़ियों की बात कर रहे हैं। कितने नए सेगमेंट्स, कितने नए कंज्यूमर्स, कितने नए एडिशन है जो कि आप इस वक्त प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो सैम थैंक यू, पहले तो धन्यवाद मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। और देखिए ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक अगर आप समय है Hyundai के लिए। अब देखिए पिछले साल हमने IPO लिया और बहुत ही कामयाब IPO था, देश का सबसे बड़ा IPO था। पुणे का जो प्लांट है लगभग 15-16 साल के बाद हमारी कैपेसिटी एक्सपेंशन इस दर्जे का कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, जो इस फाइनेंशियल ईयर की तीसरी तिमाही में उसमें प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा पुणे में। आज हमारी कैपेसिटी 8,24,000 है। सैम वो 1,70,000 से बढ़ के फेज़ 1 में 9,94,000 हो जाएगी और उसके बाद 2028 में 80,000 और बढ़ के लगभग 11 लाख की कैपेसिटी पहुंच जाएगी हमारी। तो बड़ा ही लाजमी है कि जब ये कैपेसिटी एक्सपेंशन है, उसी के साथ हमने एक तरह से मैं कहूँ तो शादी हमने जो नए मॉडल की साइकिल की है वो इस प्लांट की कैपेसिटी से जोड़ी है। क्योंकि पिछले 2-3 सालों से सब आप हमसे पूछते भी थे कि भाई आपकी कैपेसिटी कब आएगी, क्योंकि हम लोग 95% ऑलमोस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम कर रहे थे। तो ऐसे में नए मॉडल इंट्रोड्यूस करना जब आप उसको सेटिस्फाई ना कर सको उसका कोई बहुत ज़्यादा तात्पर्य नहीं था। तो इस तरह इसीलिए ही वो जो है दोनों की, जैसे मैंने आपको बताया कि मैरिज, और देखिए थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट आना चाहिए कि किस तरह की होगी। मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ कि एसयूवीज़ में आप देख सकते हैं कि हमारा 68 से 70% कंट्रीब्यूशन आज एसयूवीज़ का है। और डेफिनेटली वहाँ पर हम हमेशा देखते हैं कि कहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे एक्स्ट्रा एक माइक्रो एसयूवी सेगमेंट उभर के आया और हमने वहाँ पे एक्स्ट्रा लॉन्च किया, बहुत ही सक्सेस मिली। उसके बाद हमने उसको एक्सपोर्ट करना भी शुरू करा है, साउथ अफ्रीका से शुरू किया है। आगे लेफ्ट हैंड ड्राइव एक्स्ट्रा आएगा, उसको हम और मार्केट में भी एक्सपोर्ट करेंगे। इसी तरह से हमारा मानना है कि और भी सेगमेंट निकल के आएंगे, क्योंकि जब हमारे फुल मॉडल चेंजेस होते हैं किसी गाड़ी में, तो क्या होता है जब गाड़ी बड़ी होती है और जो दूसरे वाली गाड़ी है उसके बीच में स्पेस इकट्ठा हो जाता है। तो आजकल ना वो ट्रेडिशनल सेगमेंट नहीं रहे हैं कि आप कहें कि भाई कि मैं सिर्फ इसी सेगमेंट में आऊँगा, ये नहीं कह सकते। नए नए सेगमेंट निकल के आ रहे हैं और मज़ा आएगा आपको जब आप Hyundai की गाड़ियाँ देखेंगे उन सेगमेंट्स में। और ना सिर्फ गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल की होंगी बल्कि इलेक्ट्रिक भी होंगी। हमने हाइब्रिड भी अनाउंस किया है। तो एक आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग समय आने वाला है, और ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए मगर एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी, क्योंकि हमने ये भी अनाउंस किया है कि जो हमारा एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता रहेगा। आज हम लगभग 21% पे है और आगे जाके हमें मानना है कि हम इसको 30% तक बढ़ा के ले जाएंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा Hyundai का हथियार रहा है कि हमने शुरू से ही जब से हम भारत में आए हैं हमने एक्सपोर्ट पे बहुत फोकस किया है, जिससे कि जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज है वो भी देश के लिए वो मेक इन इंडिया को भी जो बढ़ावा दिया है Hyundai ने पिछले कुछ सालों में, और जैसा कि आपने कहा आगे भी वो एक बहुत फायदे का सौदा लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सैम, क्योंकि ना सिर्फ मेक इन इंडिया, इसका एक और भी इम्पोर्टेंस है कि इससे पता लगता है कि आपकी जो क्वालिटी है वो विश्व भर में कस्टमर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इससे आपके ब्रांड को बहुत रिलेशन मिलता है। प्लस जैसे मैंने आपसे कहा कि फॉरेन एक्सचेंज आती है और देश का नाम रोशन होता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि अब जैसा कि आपने IPO की बात करी, निवेशकों की नज़र बनी रहती है और हर खबर मार्केट पर भी असर करती है। आपने EV की बात करी, हाइब्रिड की बात करी, और हो सकता है और भी आने वाले टाइम में कई सारे ऑप्शंस है। हाइड्रोजन हम जानते हैं, लेकिन ये जो EV अगर पहली बात करूं, वहाँ पर क्या आपको ऐसा लग रहा है कि दोबारा ड्राइंग बोर्ड पे दोबारा जाने की ज़रूरत है? सिर्फ Hyundai की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जो इस वक्त दिख रहा है, क्योंकि EV को लेकर लोगों में कश्मकश बहुत ज़्यादा बनी हुई है, ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा चैलेंज दिख रहा है, और यहाँ पे भी नंबर्स
वो जो हौसला मिलना चाहिए मैन्युफैक्चरर्स को, वो हौसला नहीं मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ईवी पे जो आपके 2030 के प्लान्स है, क्योंकि सबने अपने प्लान्स को दोबारा विचार कर रहे हैं, क्या Hyundai भी वो 2030 के जो प्लान थे उस पर दोबारा विचार कर रहा है? सैम, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग इसको एक बहुत ही डिफरेंट नज़रिए से देख रहे हैं और कुछ डेटा भी मैं आपको देना चाहूँगा। देखिए, पिछले साल ईवी पेनिट्रेशन लगभग 2.4-2.5% थी, लेकिन आप अगर जनवरी से देखेंगे तो इसमें एक 4 चांद लग गए हैं और सडनली पेनिट्रेशन अब एकदम क्लोज टू 3.8-3.9% छू रही है। क्या फ़र्क नज़र आया कि नए OEMs ने, Hyundai ने क्रेटा लॉन्च किया और OEMs ने भी गाड़ी निकाली है। तो एक पहला बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक भारतवर्ष में जो ईवी थी वो सिर्फ कुछ ही OEMs के द्वारा थी। आज उसमें बहुत जो है और नए और बड़े OEMs उसमें एंटर कर गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखते हैं, Hyundai ना सिर्फ नए मॉडल की बात कर रहा है, हम ये भी बात कर रहे हैं कि पूरा इकोसिस्टम, बैटरी पैक्स लोकलाइज ऑलरेडी हो चुके हैं। अब क्रेटा ईवी में हमारे भारत में निर्मित बैटरी पैक्स लग रहे हैं। हमने एक भारत की बड़ी कंपनी के साथ समझौता किया है जिसके तहत हम जो सेल्स हैं, LFP सेल्स भी मैन्युफैक्चर होंगे, तो उससे भी हमें लोकलाइज करने में और कॉस्ट कम करने में मदद मिलेगी। हम ड्राइव ट्रेन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं, तो सप्लाई चेन पूरी की पूरी लोकलाइज करने का प्रयास है। दूसरा, आप देखते हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब तक सैम बात सिर्फ AC चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही थी। अब जब हमने एक रिसर्च किया, उसमें पाया कि बहुत सारे कस्टमर्स हाईवे पे जाने में झिझकते हैं EVs को लेके। तो हमने कहा कि ये हमने इसको एक अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि हम 2032 तक 600 DC फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाएंगे, चार्जर लगाएंगे, और उसमें से 80 से ज़्यादा ऑलरेडी लग चुके हैं और वो काम कर रहे हैं जी। इसके अलावा सरकार की बात करें, ना सिर्फ GST 5% है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने भी, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, अभी लेटेस्ट आप देखें तो तेलंगाना ने, आंध्र प्रदेश ने, उन्होंने भी EV पे रिलैक्सेशन किया है। और PM E-ड्राइव के द्वारा सरकार भी ये कह रही है कि बहुत सारे फास्ट चार्जिंग स्टेशन हाईवेज पे लगाएंगे। तो सारे स्टेक होल्डर इसमें कूद पड़े हैं। जब सारे स्टेक होल्डर कूद पड़े हैं तो कौन हमें रोकेगा? तो मेरा मानना ये है कि जो मैंने पहले भी कहा है कि 2025, 26, 27 जो है, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर आने वाला है। और जो EV पेनिट्रेशन पिछले 2-3 साल से थोड़ी सी नरम जिसे मानते हैं वो थी, वो इनफैक्ट बढ़ने वाली है। अब आपका दूसरा सवाल है कि ग्लोबली, अब ग्लोबली जो आप बात कर रहे हैं, तब बात कर रहे हैं जब ऑलरेडी कंट्रीज 20% पे हैं या 35% पे हैं या 15% पे हैं, तो लाजमी है कि थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। बट हमारे यहाँ तो हम अभी 2.5% पे हैं, तो हमें तो ये चीज़ सोचनी ही नहीं चाहिए। हमारे लिए तो आई थिंक एक बहुत तेज़ी से इसमें उछाल आने वाला है, ये हमारा मानना है और हम इसको लीड करना चाहते हैं। और हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि 2030 में जो भी हमारा ICE में मार्केट शेयर हो, EV में उससे ज़्यादा ही हो, कम ना हो। क्या बात है। लेकिन कुछ ग्लोबल लीडर्स हाल ही में इन्होंने ये भी बयान दिया है कि EV इज़ अ मोर एबल देन ICE और अ हाइब्रिड, क्योंकि वो जो 0% एमिशन की हम बात करते हैं, वो 0 एमिशन की तरफ शायद EV सही राह नहीं है। व्हाट विल यू से ऑन दैट? देखिए, मैं उस तरह की ग्लोबल टेक्निकल एक्सपर्टीज़ में नहीं जाना चाहूँगा। और हमेशा जब भी किसी नई टेक्नोलॉजी की बात होती है, आपको याद होगा इनफैक्ट जब इंटरनेट की बात होती थी तब भी बहुत सारे सवाल होते थे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। हर नई टेक्नोलॉजी में ये हमेशा सवाल आते हैं। आज हमारा एडवांटेज क्या है? आप देखिए Hyundai मोटर ग्रुप का, हम फ्यूचर के प्रति इन्वेस्टमेंट्स करने में हमारा ग्रुप एक अग्रणी रोल ले रहा है। आज ना सिर्फ बात तो लोग करते हैं EV और हाइब्रिड, आप देखिए EV और हाइब्रिड तो हैं ही, प्लग इन हाइब्रिड भी हैं, हाइड्रोजन पे भी पूरी इन्वेस्टमेंट है, हाइड्रोजन की गाड़ियाँ दौड़ रही हैं विश्व में Hyundai की। इनफैक्ट अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो एज अ एनर्जी सोर्स हम भी हाइड्रोजन डेवलप कर रहे हैं। हमने IIT मद्रास के साथ टाई अप किया है और हम हाइड्रोजन की जो प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है और जो इकोसिस्टम बनाने का है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे पास है जो कि हमें टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक बनाता है। और हम EVs के प्रति बहुत आश्वस्त है, भारत सरकार EVs के प्रति बहुत आश्वस्त है, पूरा कॉन्फिडेंस दे रही है। और हम मानते हैं कि ना सिर्फ EVs बल्कि जो बाकी टेक्नोलॉजीज़ हैं, CNG है या आगे हाइब्रिड है या पेट्रोल भी तो चल ही रहा है, इन सब का भारत में जगह है। क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है और डिफरेंट स्टेट्स भी डिफरेंट बिहेव करते हैं। आपको पता ही है, देखिए उत्तर प्रदेश में CNG बहुत चलती है तो तेलंगाना में डीजल बहुत चलता है, दिल्ली में पेट्रोल बहुत चलता है,
तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप से कस्टमर्स का बर्ताव लेकिन एक चीज़ है जो कि छोटी गाड़ियां जो है वो भी पूरे देश में चलती हैं, लेकिन उस छोटी गाड़ियों से ज़्यादातर सभी मैन्युफैक्चरर्स का झुकाव जो है वो बहुत कम हो चुका है। वो बाजार घट रहा है, उसमें डिमांड कम हो रही है, या फिर मैन्युफैक्चरर्स ही अब उस सेगमेंट को, वो जो तबका है उसको इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी अब गाड़ियाँ जो है 8 लाख 10 लाख से शुरू हो रही हैं। तो वो जो स्कूटर या अपनी बाइक से अपग्रेड होना चाहता है, उनके लिए जो ऑप्शंस है वो काफ़ी सीमित होते जा रहे हैं। और Hyundai क्योंकि देश की अग्रणी कंपनियों में से एक है और उनका सोसाइटी की तरफ भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, ऐसे में वो जो कस्टमर है, वो जो तबका है, उनकी तरफ क्या कुछ फोकस रहेगा, क्योंकि छोटी गाड़ियों का बाजार है ना वो बहुत सीमित होता जा रहा है। आप एक बार बताओ, वैसे छोटी गाड़ी की डेफिनेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखते हैं भारत में बड़ा क्लियर है कि कई साइज से छोटी नहीं, कीमत से छोटी। तो अब 10 लाख से छोटी, 10 लाख से कम की कीमत है, वो आप मान सकते हैं, क्योंकि इतने सारे स्टेट्स हैं जो 10 लाख पे रजिस्ट्रेशन टैक्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेस देन 4 मीटर एक डेफिनेशन, एक सरकार ने डेफिनेशन दे रखी है, लेस देन 4 मीटर। ठीक है, आप देखिए पहले क्या था कि वो हैचेस होती थी, अब एसयूवी सेगमेंट्स उभर के आए हैं। अब लेस देन वेन्यू सेगमेंट देखिए किस तरह से ग्रो कर रहा है। आज सबसे बड़ा सेगमेंट क्या हो गया, वेन्यू हो गया है। फिर लगभग 3-4 साल पहले एक माइक्रो एसयूवी सेगमेंट के रूप में एक्स्टर या पंच के रूप में उभर के आया है। तो मैं मानता हूँ कि ये एक दृष्टिकोण है सिर्फ कि छोटी गाड़ी कम हो रही है या कुछ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आई थिंक यू हैव टू सी इट थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल से। कस्टमर की जो चॉइस है वो कह रहा है कि भाई मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपने प्राइस की बात की, आज 6 लाख से 8 लाख की रेंज में जब उसको एक्स्टर मिल रही है तो कहता है कि भाई जब मैं एक्स्टर लूँगा ना, उसमें ज़्यादा स्पेस है, उसमें एसयूवी की पोजीशन है, उसमें 6 एयरबैग है, उसमें कनेक्टिविटी है, उसमें सनरूफ है, तो मैं एक्स्ट्रा लूँगा। आई थिंक ये चेंज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि छोटी गाड़ियाँ कम हो रही हैं, थोड़ी सी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, थोड़ी सी रेगुलेशन। अब 6 एयरबैग हैं भाई, अब 6 एयरबैग लगाने हैं तो गाड़ी में स्पेस तो चाहिए ना आपको। तो और क्या आप मानते हैं कि 6 एयरबैग ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। जिस तरह से बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं वहाँ पर 6 एयरबैग बहुत ज़रूरी है। अब आगे जाके ADAS आया है। आप देखिए 120 किलोमीटर की स्पीड पे आपके पास ADAS है तो आपको सेफ्टी का एक और ढाल मिलती है। तो आई थिंक ये जो है थोड़ा थोड़ा एस्पिरेशन बढ़ रहा है। मैं लेकिन 2 डेटा इसमें आपको देना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एक ये कि फर्स्ट टाइम बायर कंटिन्यूस बढ़ रहा है। अगर फर्स्ट टाइम बायर नहीं बढ़ रहा होता ना सैम, तब हमें चिंता होनी चाहिए थी। अगर आप Hyundai के फर्स्ट टाइम बायर की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम बायर की परसेंटेज कंटिन्यूसली बढ़ रही है। 5 सालों में 5-7-8% बढ़ चुका है फर्स्ट टाइम बायर परसेंटेज। लेकिन वो एक्स्टर भी खरीद रहा है, वो वेन्यू भी खरीद रहा है, वो क्रेटा भी खरीद रहा है। तो कहीं ना कहीं एस्पिरेशन भी काम कर रही है, क्योंकि बेटा भी कहता है पापा से, पापा आप ले रहे हो तो ज़रा गाड़ी में सनरूफ तो हो, गाड़ी में वॉइस एनेबल्ड हो तो मैं भी खुल जा सिम सिम बोल सकूँ, और गाड़ी में अच्छा। दूसरा, कोविड के बाद बहुत लोग चारों मिलके भी साथ जाने लगे हैं। आई थिंक इसकी वजह से भी आदमी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। यानी कि एंट्री लेवल गाड़ी मान के चले कि एक्स्टर ही रहेगी। न्योस एक्स्टर, देखिए न्योस है, एक्स्टर है, अब बिल्कुल बढ़िया है। और उसमें अब CNG आया, डुअल CNG आया, तो इस तरह की इनोवेशन आती रहेंगी। लेकिन कस्टमर थोड़ा सा कहते हैं ना कि दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर थोड़ा सा मांग रहा है। सर, मांग की जब बात कर रहे हैं तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इस बात को लेकर भी थोड़ा चिंतित है कि जो मांग रेयर अर्थ मेटल्स की है उस पर थोड़ा शिकंजा जो है वो चाइना का कसता जा रहा है। क्या ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में Hyundai के लिए समस्या हो सकती है? क्योंकि हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में अप्रोच को बदला जा सके, लेकिन आने वाले जो 6 महीने, क्या उसमें आपको कोई समस्या दिख रही है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि एज ऑफ नाउ हमारे पास कोई समस्या नहीं है और हम कवर्ड हैं प्रोटेक्शन के लिए। बाकी मैं इस पर और कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी इस पर बातें हो रही हैं। SIM हमारी जो है, हमारी जो कम्युनिटी है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट से बात कर रही हैं, बाकी सब कर रहे हैं। बट जहाँ तक Hyundai मोटर इंडिया का सवाल है, हमारी अभी प्रोटेक्शन में इनकी वजह से कोई डिस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। सर, 2026 मान के चलें कि क्योंकि ना IPO के बाद से लगा लीजिए या यूं कह लीजिए कि पिछले कुछ 6-7 महीनों में ना जो गाड़ियां, उसने बहुत सारा, क्रेटा की बात कर लीजिए, वो सेगमेंट क्रेटा के नाम से ही जाना जाता है। अब शायद क्रेटा बहुत ज़्यादा भार उठा चुकी है इतने समय में और शायद वहाँ पर भी एक तब्दीली की ज़रूरत है। क्या 2026 माने कि वो जो सेगमेंट है वहाँ पे ओवरऑल सब कुछ नया दिखने वाला है?
तो पहले तो मैं आपको डेटा करेक्ट कर दूं, जनवरी से सर नंबर तो सब आ गए हैं। क्रेटा नंबर 1 एसयूवी इस साल भी जनवरी से रही जब तक है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग है और आगे आगे मज़ा है इंतज़ार में। जैसे आपको बताया बहुत मॉडल आएंगे और हर सेगमेंट में आएंगे, और पेट्रोल में भी आएंगे और ईवी में भी आएंगे और हाइब्रिड में भी आएंगे। बट थोड़ा मज़ा तो इंतज़ार का है, थोड़ा वेट करिए और हम आपको बताएंगे। सर मैं जानता हूँ Hyundai कभी भी नंबर की लड़ाई में नहीं पड़ता है। कस्टमर इज़ द किंग, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दी जा सकें, वैल्यू फॉर मनी दी जा सके, इसी पे कॉन्सेंट्रेट रहता है। लेकिन क्या आने वाले 3-4 सालों में अगर हम बात करें तो आपको, आपकी क्योंकि दूरदर्शिता की बात कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि नंबर के मामले में भी Hyundai की जो पोजीशन होगी वो शायद बहुत ऊपर होगी? नहीं, बिल्कुल। हम लोग बहुत ही पैशनेटली इस सक्सेस जो हमें भारत में मिली है उसमें हम बहुत ही पैशनेट है उसके लिए, उसे हम प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब ये जो नया मॉडल साइकिल है और ये जो कैपेसिटी एडिशन हो रहा है, ये हमें मदद करेगा अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए, और ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। तो हम बहुत आश्वस्त हैं सैम कि अगले 5 साल भारत के लिए भी बहुत अच्छे होने वाले हैं और Hyundai के लिए और भी अच्छे आने वाले हैं। क्योंकि जो अस्त्र चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, आपको क्या अस्त्र चाहिए होते हैं? 3 अस्त्र चाहिए होते हैं। 1 कैपेसिटी चाहिए आपको, 2 नए मॉडल चाहिए आपको, तीसरा आपको नेटवर्क चाहिए। तीनों चीज़ों में हम पूरी तरह से तैयारी पे हैं। इस बात में तो हमारा मानना है कि यस, ये हमारा सेकेंड फेज ऑफ Hyundai's ग्रोथ इन इंडिया, और IPO ने जैसे 4 में 4 चांद लगाई दिए हैं इसमें, तो हम मानते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं इस ग्रोथ पाथ पे जाने के लिए। सर बॉर्न ईवी कस्टमर भी डिमांड करते हैं, क्योंकि होता ये है कि आइस प्लेटफॉर्म या वैसे ही जब गाड़ी दिखती है तो आइडेंटिफाई करना, एक्स फैक्टर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो जो Hyundai की पहली बॉर्न ईवी होगी, आपने बता दिया कि 26 गाड़ियाँ हैं, बट व्हेन विल वी सी वन बॉर्न ईवी? देखिए आएंगी, बिल्कुल बॉर्न ईवी भी आएंगी और पक्का आएंगी। और बाकी पहली बॉर्न ईवी तो आयोनिक 5 आ चुकी है जी, लेकिन और भी बॉर्न ईवी आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। हमने लिखा भी है उसमें कि जो हमारी ईवीज होंगी मिक्स ऑफ बॉर्न ईवीज एंड डिराइव्ड ईवी जिसे बोलते हैं। और क्रेटा क्योंकि इतना शानदार मॉडल है, इतनी सक्सेस मिली है, इसीलिए हमने सोचा कि क्रेटा बजाय हम कि अभी वेट करें कि भाई पूरी तरह से बॉर्न ईवी हो, क्रेटा से स्टार्ट एक जिसे कह सकते हैं उस पीरियड के लिए बहुत ही एक अच्छी शुरुआत थी। क्योंकि क्रेटा के इतने ज़्यादा चाहने वाले हैं और जिस तरह से वो क्रेटा ईवी को पसंद कर रहे हैं, और क्रेटा ईवी के आने के बाद से क्रेटा की जो पोजीशन है नंबर 1 एसयूवी वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। पहले तो बल्कि हम मिड एसयूवी में नंबर 1 थे, बट इस साल जैसे मैंने आपको बताया जनवरी से मई में ओवरऑल एसयूवी में भी हम नंबर 1 पे चल रहे हैं क्रेटा से। सो डेफिनेटली आगे जाके आपको Hyundai के स्टेबल से बॉर्न ईवी मिलेंगी। कब, किस रूप में, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करिए। इंतज़ार करेंगे सर, क्योंकि Hyundai की गाड़ियाँ जब आती हैं तो पूरी पुख्ता तौर पे आती हैं और उसमें ग्लिचेस नहीं मिलते हैं। क्योंकि कई सारा हमने देखा है कि बिना तैयारी के आ जाते हैं तो भी समस्या हो जाती है, और वो कभी Hyundai की गाड़ियों के साथ नहीं मिलते। लेकिन इसके अलावा मार्केट में कोई चैलेंज आपको नज़र आ रहा है? देखिए जैसे हमने पहले भी बात की है कि हर 4-5 साल के बाद 1 साल का थोड़ा सा तो स्लगिशनेस आती ही है। मेरे को भी देखिए आज 31 साल हो गए हैं सैम, और पिछले 4-5 साल से कोविड के बाद इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, 20%, 9%, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कैगर तो वहीं 4.5-5% है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मॉडरेशन होना ही है, बट ये चिंता का विषय नहीं है। आई थिंक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह का कैरेक्टर रखते हैं, किस तरह का बिहेवियर रखते हैं, किस तरह आप इस पीरियड को निकालते हैं। तो हम एक बैलेंस के साथ चल रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट, क्वालिटी ऑफ सेल्स, SUV, अदर मॉडल्स, and of course preparing for the future, which is also very important. That is why I said network, brand, and of course the plant, जहाँ पे कि पूरे जोर शोर से कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ताकि इस साल के अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड में प्रोडक्शन स्टार्ट हो सके। हमारे जिन दर्शकों ने इस वक्त ये इंटरव्यू पूरा देखा होगा, उनको शायद उनके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सवाल हमें आते हैं वो सवाल इसी बात को लेकर थे कि IPO के बाद अभी तक उनको शायद एग्जिट करने का मौका नहीं मिला, या उनको ये सवाल थे कि पिछले कुछ महीनों में ग्रोथ जो है उसमें थोड़ी सी रुकावट दिख रही है। लेकिन जैसा कि तरुण गर्ग जी ने कहा कि वो स्लगिशनेस आती है क्योंकि शायद मार्केट का तरीका वही है, लेकिन Hyundai जो है वो इस वक्त फ्यूचर को देख रहा है और आगे के लिए बिल्कुल तैयार है।
इसलिए ना निवेशकों को ना ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत है, आश्वस्त रहिए क्योंकि यहाँ से आपको कुछ बेहतर और शायद बेहतरीन ही मिलने वाला है। तरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2026 एंड ऑफ कोर्स द न्यू एंड न्यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू तरुण सर, थैंक यू।